हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा आज लेकर आई हूँ क्लास 11th हिंदी इलेक्टिव की हमारी बुक है अंतरा भाग 1। इसके गद्य खंड का हमारा अध्याय है आज ज्योतिबा फुले। आज इनके हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर रहे हैं, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न करने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि आज हम कर रहे हैं क्लास 11th की हिंदी। तो हिंदी जो है क्लास 11th में उसके दो कोर्स चलते हैं, एक कोर और एक इलेक्टिव। तो बहुत ध्यान इस चीज़ को दीजिएगा कि ये दो कोर्सेज अलग अलग होते हैं और इनमें बुक्स भी अलग अलग ही चलती हैं। जैसे कि आज हम इलेक्टिव करा रहे हैं, तो इलेक्टिव में हमारी 3 बुक्स चलती हैं। पहली अंतरा भाग 1, फिर दूसरी हिंदी की पूरक पुस्तिका अंतराल भाग 1 और तीसरी एक पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम, जो ऐसी बुक है आपकी क्लास 11th और 12th में कंबाइंड रूप से चल रही है। और जो इसके चैप्टर इसके 11th के हैं वो आपके दोनों ही कोर्स में चलते हैं, यानी कि कोर में भी इलेक्टिव में भी। तो आज जैसे हम बुक करा रहे हैं अंतरा भाग 1, तो ये बुक हमारी 2 खंडों में विभक्त है, गद्य खंड और काव्य खंड। तो आज हम कर रहे हैं गद्य खंड का हमारा अध्याय है 5वां। कौन सा है? ज्योतिबा फुले। ये जो है एक जीवनी है। ज्योतिबा फुले के बारे में सुधा अरोड़ा जी ने इस पाठ को लिखा है और पूरा उनकी जीवनी हमको बताने की कोशिश करी है। देखिए, जीवनी और आत्मकथा में फर्क होता है। आत्मकथा जैसे मैं अपने बारे में खुद लिखूंगी तो ये आत्मकथा होगी, लेकिन मेरे बारे में कोई दूसरा लिखेगा तो वो जीवनी होगी। तो ये एक क्या है? जीवनी है, जिसे सुधा अरोड़ा जी ने प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कंप्लीट चैप्टर रिवीजन हमारा ऑलरेडी हो चुका है, यानी कि बेसिकली हम इस चैप्टर को समझ चुके हैं। तो आज अगर जो ये एमसीक्यूज आए हैं तो ये एक तरीके से टेस्ट है आपका, कि फटाफट देखिए कि क्वेश्चन आता है तो आप उसके सही आंसर को मार्क कर पाते हैं या नहीं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास में आ रहा है, सामाजिक विकास और बदलाव के आंदोलन में किसका नाम शुमार नहीं किया जाता है? समाज का सुधार। अब आप सभी एक अच्छी तरीके से जानते हैं कि ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले एक समाज सुधारक थे। समाज से बहुत सारी कुरीतियों को मिटाना और समाज को सुधार, लेकिन तब भी उनका नाम जो है इस सूची में शुमार नहीं किया गया है। ठीक है ना। तो इसमें वही किया गया है कि सामाजिक विकास और बदलाव के आंदोलन में किसका नाम शुमार नहीं है? महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, मदर टेरेसा या महात्मा ज्योतिबा फुले। तो इनका नाम शुमार नहीं किया गया है। अब इसका कारण क्या है ये भी हम आपको आगे बताएंगे। तो सही ऑप्शन है महात्मा ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट आते हैं, सुधा अरोड़ा द्वारा रचित पाठ ज्योतिबा फुले साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है? अब ये कौन सी विधा है? मैंने आपको अभी बताया, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण या रेखा चित्र। तो आत्मकथा मैंने आपको बता दी, जीवनी आपको बता दी क्या होती है, संस्मरण। संस्मरण अर्थात मेरे जीवन में जो कुछ बहुत सारी घटनाएं हम बचपन से अभी तक घटित हुई हैं उन सभी को हम याद करके अगर लिखते हैं, क्यों? क्योंकि ये सीक्वेंस में नहीं रहेंगी, कोई अभी रहेंगी, कोई जैसे मान लीजिए कोई हमने 5 साल की लिखी, फिर उसके बाद हमने कोई घटना अपनी 15 साल की रख दी, फिर हम पहुंच गए 6 साल में, फिर हम पहुंच गए 21 साल में। तो इस तरीके से कुछ कहानियां जो हैं, जो कुछ ऐसी घटनाएं हैं जब हम याद करके अब लिखते हैं तो वो हमारी संस्मरण होती हैं। फिर आते हैं रेखा चित्र। रेखा चित्र यानी कि शब्दों के माध्यम से हम कुछ ऐसा प्रस्तुत करें, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें जिससे जो पढ़ रहा है अर्थात पाठक है उसके सामने पूरा एक चित्र बनता जाए। तो जैसे यहाँ पर प्राकृतिक चित्रण का जब उल्लेख होता है तो खास तौर पे इस रेखा चित्रण की विधा का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आसमान में अभी उषा काल का समय है, एक तरफ जो है लालिमा है, दूसरी तरफ अंधेरा है, हल्का सा चिड़ियों का चहचहाना शुरू हुआ है, ठंड मध्यम हवा चल रही है। तो इस तरीके से हमने एक चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं, तो वो रेखा चित्र कहलाता है। अब इन्होंने सीधे ये पूछा है कि ये जो पाठ हमने पढ़ा है ये कौन सी विधा में लिखा गया? जो मैंने अभी आपको बताया कि ये पाठ एक जीवनी है जिसे सुधा अरोड़ा जी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है, और ये जीवनी है महात्मा ज्योतिबा फुले की। प्रश्न संख्या 3 है, महात्मा ज्योतिबा फुले किसे एक दूसरे के पूरक मानते थे? किस चीज को वो एक दूसरे का पूरक मानते थे? वर्ण, जाति, वर्ण व्यवस्था या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ये जो है उपर्युक्त हम सभी की बात करेंगे। वर्ण हो, वर्ण व्यवस्था हो, जाति हो, ये सभी एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं
कि उस हिंदू धर्म में भी अलग अलग जातियां हैं, उन जातियों को भी अलग अलग वर्णों में विभाजित किया गया है। तो ये कहते थे कि ये सभी एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं, इनका जब तक ये सब एक दूसरे के साथ नहीं होंगे। क्योंकि उस समय क्या था, ब्राह्मणों को ज़्यादा उच्च माना जाता था, निचले तबके को लोगों को बिल्कुल अछूत माना जाता था। तो वो इस चीज़ का उन्होंने बहुत विरोध किया और समाज में इसके सुधार के लिए उन्होंने बहुत सारे कार्य भी किए। तो उन्होंने बोला कि ये जो लोग होते हैं इनके बगैर समाज नहीं चल सकता। और एक्चुअल में ऐसा होता है कि आप अगर ये बोलो कि ब्राह्मण के बगैर नहीं चल सकता तो वो भी सही है, नहीं चल सकता। अगर आप ये बोलो कि जो निम्न तबके के लोग हैं उनके बगैर नहीं चल सकता, तो बात सही है कि हमारा समाज उनके बगैर भी नहीं चल सकता। सभी का होना इस पूरे में जरूरी है और इन सब का एक दूसरे के बगैर भी काम नहीं हो सकता। तो यानी कि ये सभी एक दूसरे से संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 4 है, ज्योतिबा फुले ने किस प्रकार के सामाजिक मानसिकता वाले लोगों के खिलाफ आवाज उठाई है? अब उन्होंने यहाँ पर समाज सुधार की बात करी, तो समाज सुधार में ऐसे बहुत से संकीर्ण मानसिकता के लोग थे जिनके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। तो वो किस तरीके के लोग थे? ब्राह्मणवादी मानसिकता के विरुद्ध आवाज उठाई, ब्राह्मणवादी और पूंजीवादी मानसिकता के विरुद्ध आवाज उठाई, पूंजीवादी मानसिकता के विरुद्ध आवाज उठाई, या उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो उन्होंने जो है वो ब्राह्मणवादी और पूंजीवादी मानसिकता के विरुद्ध आवाज उठाई, क्योंकि ये दो लोग ऐसे थे जिन्होंने पूरे समाज पे अपना वर्चस्व कायम कर रखा था, हर चीज को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते थे। तो ऐसे लोगों के खिलाफ उन्होंने एक मुहिम सी चला दी थी। प्रश्न संख्या 5 है, सावित्रीबाई कहाँ से थी? अब आप सभी को पता है कि ज्योतिबा फुले की वाइफ थी सावित्रीबाई फुले। तो वो बेसिकली कहाँ से बिलोंग करती थी? शादी तो उनके बाद में हुई, तो उनका जन्म कहाँ पर हुआ? बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान या गुजरात? तो सावित्रीबाई फुले जो है वो महाराष्ट्र से बिलोंग करती थी, वहां की रहने वाली थी। प्रश्न संख्या 6 है, ज्योतिबा फुले का शिक्षा को लेकर क्या मानना था? शिक्षा के बारे में उनकी अपनी एक राय, अपना एक थॉट क्या था? शिक्षा पर केवल स्त्रियों का अधिकार है, शिक्षा केवल दलित एवं महिलाओं के लिए है, शिक्षा पर सबका अधिकार है या केवल एक वर्ग विशेष के लिए नहीं है, शिक्षा पर उच्च वर्ग का एकाधिकार है। तो यहाँ पर ज्योतिबा फुले का शिक्षा को लेकर जो मत था, उनका मानना था शिक्षा पर सबका अधिकार है, यह केवल किसी एक वर्ग विशेष की नहीं है। क्योंकि उस समय ब्राह्मणों को शिक्षा का अधिकार दिया गया था, जो कि गलत था। दलितों और निम्न वर्ग को बिल्कुल भी इस चीज का अधिकार नहीं, और खास तौर से महिलाओं को तो बिल्कुल, महिला अगर उच्च वर्ग की है तो भी उसे पढ़ाई का अधिकार नहीं था। मतलब अगर महिला ब्राह्मण की भी है तो भी उसे पढ़ाई का अधिकार नहीं था। महिलाओं और दलित वर्गों को शिक्षा से अलग रखा गया था। तो ये बिल्कुल भी गलत था। उन्होंने बोला किसी एक वर्ग विशेष या वर्ण विशेष के लोगों का अधिकार नहीं होना चाहिए। प्रश्न संख्या 7 है, सावित्रीबाई शादी के समय पढ़ी लिखी नहीं थी, इसका क्या कारण था? जब उनकी शादी हुई, ज्योतिबा फुले थे, तो पढ़ी लिखी नहीं था, क्योंकि उस समय समाज में लड़कियों को पढ़ाने का प्रचलन था ही नहीं। ठीक है, तो इस वजह से जब इनकी शादी हुई तो जो सावित्रीबाई फुले हैं वो मात्र 9 साल की थी और ज्योतिबा फुले जो हैं वो 12 साल के थे। तो उम्र में काफ़ी छोटे थे दोनों ही लोग। उस समय बहुत अर्ली विवाह, ऐसे शादी को लेकर नियम नहीं थे, बाल विवाह हुआ करते थे। तो जब ये विवाह हुआ तो उसके जो पढ़ी लिखी नहीं थी, इसके क्या कारण बताए गए हैं? पिछड़ा वर्ग, स्त्री होना, स्कूल जाना मना था, या सभी? तो सबसे बड़ा जो कारण था वो था ये सभी। एक्चुअली पिछड़ा वर्ग था, इसलिए उनको, एक जो ब्राह्मण तो थी वो, लेकिन चूंकि स्त्री को ही अपने आप में एक पिछड़ा वर्ग माना जाता था, इसलिए उनको पढ़ाई का अधिकार नहीं था। स्त्री थी और स्त्रियों का स्कूल जाना मना था। प्रश्न संख्या 8 है, ज्योतिबा फुले के अनुसार कौन सी चीज है जो समाज में सभी को समानता और शोषण से मुक्ति दिला सकती है? कौन सी ऐसी चीज थी कि अगर वो हमें प्राप्त कर ले तो हमें समाज में समानता दिलाएगी और जो है वो शोषण, यानी हमारे ऊपर जो अत्याचार होते हैं उनसे मुक्ति दिलाएगी? तो सही क्या है? अधिकार, सबको समान पूंजी देना, समानता या शिक्षा? तो ज्योतिबा के हिसाब से शिक्षा अगर हम प्राप्त कर लें तो हम समाज में समानता प्राप्त कर सकते हैं और हमारा शोषण भी बंद हो जाएगा। तो सही ऑप्शन है घ।
प्रश्न संख्या 9 है, शादी के समय ज्योतिबा फुले की उम्र कितनी थी? उनकी एज कितनी थी? अभी मैंने आपको बताया 10 साल, 12 साल, 15 साल या 18 साल। तो ज्योतिबा की फुले की उम्र थी 12 साल। प्रश्न संख्या 10 है, महात्मा ज्योतिबा फुले निम्नलिखित में से किसे संबंधित थे? किस चीज से संबंधित थे? महान लेखक थे, एक समाज सुधारक थे, क्रांतिकारी थे या एक शिक्षक थे? तो वो क्या थे? एक समाज सुधारक थे। समाज सुधारक वो लोग होते हैं जो समाज में बहुत सारी कुरीतियां और असंगत बातें देखते हैं, उन सभी का जम के विरोध करते हैं और उनको सुधारने का प्रयास करते हैं और उसके लिए बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, जैसे कि सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने किया। स्त्री शिक्षा को जोर दिया, स्त्री शिक्षा के लिए बहुत सारे गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स कॉलेजेस खोले, जो पिछड़ा वर्ग है उसे समानता लाने की कोशिश करी। उन्होंने अपने ही घर में के जो पानी के सोर्सेस थे वो दलित वर्ग के लिए खोल दिए थे। तो इस तरीके से ये सारे जो काम किए उन्होंने, समाज में उस समय जो प्रचलन था वो उसके जस्ट विपरीत था, इसके लिए उन्हें समाज का भी बहुत विरोध सहना पड़ा था। तो यानी कि उन्होंने अपने जीवन में जितना संघर्ष किया जिसमें समाज उनके विरुद्ध हो गया था, लेकिन उन्होंने समाज को सुधारने के काम को बंद नहीं किया था। तो ये चीज होते हैं, ऐसे लोगों को हम समाज सुधारक कहते हैं जो समाज की कुरीतियों को दूर करने का कार्य करते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, सावित्रीबाई फुले का जन्म कब हुआ था? यानी कि ज्योतिबा फुले की वाइफ, उनका जन्म कब हुआ था? 3 जनवरी 1834 को, 3 जनवरी 1831 को, 4 जनवरी 1831 को या 4 फरवरी 1831 को? तो सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ था 3 जनवरी 1831 को। प्रश्न संख्या 12 है, सामाजिक विकास के अंतर्गत आंदोलन के 5 प्रमुख लोगों में ज्योतिबा फुले का नाम क्यों नहीं शामिल किया गया? जैसे हमने बताया कि जो समाज सुधारकों के जो नाम हैं उनमें ज्योतिबा फुले का नाम नहीं शामिल किया गया। अब इसके क्या कारण थे? पहला कारण है लोगों का ध्यान इस ओर नहीं गया, इस वजह से। दूसरा है क्योंकि ज्योतिबा फुले ने किसी भी प्रकार का सामाजिक विकास आंदोलन नहीं चलाया था, इसलिए ये तो गलत है, उन्होंने बहुत से चलाए थे। नेक्स्ट है क्योंकि सूची को बनाने वाले उच्च वर्ग के प्रतिनिधि थे। चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सबसे बड़ा कारण था क्योंकि सूची को बनाने वाले उच्च वर्ग के प्रतिनिधि थे। अब क्यों उन्होंने नहीं शामिल किया? देखिए, ज्योतिबा फुले ने जो काम किया वो क्या था? महिलाओं को घर से बाहर लाना, उन्हें पढ़ाना, समानता का अधिकार दिलाना। दूसरा, जो निम्न और पिछड़े तबके के लोग थे उन्हें समाज में समानता का अधिकार देना। इस बात से उच्च वर्ग के लोग बहुत खफा थे, वो नहीं चाहते थे कि स्त्रियां घर से बाहर आकर पढ़ें। क्यों? क्योंकि अगर घर से बाहर आकर पढ़ेंगी तो उनके पुरुष वर्चस्व पर फर्क पड़ेगा। स्त्रियां जो हैं वो अपने हिसाब से चीजें सोचने लगेंगी, आजाद ख्याल की हो जाएंगी, इसलिए वो स्त्रियों को पढ़ाना नहीं चाहते थे उच्च वर्ग वाले। दूसरा, पिछड़ा वर्ग को वो हमेशा पिछड़ा ही बना रहने देना चाहते थे, उसे समानता का अधिकार नहीं देना चाहते थे। ज्योतिबा फुले ने जो इन दोनों ही वर्ग के लिए जो काम किया, ये उच्च वर्ग वालों को बिल्कुल भी नापसंद था। अब सूची उन्हीं के द्वारा बनाई जा रही है, तो जिन लोगों को वो नापसंद करेंगे तो उन्हें तो कभी सूची में डालेंगे ही नहीं। इसीलिए ज्योतिबा फुले का नाम उन 5 उच्च समाज सुधारकों में शामिल नहीं किया गया था। प्रश्न संख्या 13 है, ज्योतिबा फुले के पिता कौन थे? अब ज्योतिबा फुले के पिता कौन थे? यहाँ पर वो हैं गोपाल राव फुले, गोविंद राव फुले, गणेश राव फुले या गौतम राव फुले। तो उनके पिता का नाम था गोविंद राव फुले। नेक्स्ट है, ज्योतिबा फुले ने समाज के किस वर्ग पर खुला हमला बोला था? कौन सा ऐसा वर्ग पर जिस पे उन्होंने खुलकर हमला बोला था? पूंजीवादी व्यवस्था, पुरोहितवादी मानसिकता, उच्च वर्ग या सभी? तो उन्होंने इन तीनों ही वर्गों का खुलकर उल्लेख जो है वो खुला हमला बोल दिया था। पूंजीवादी जो व्यवस्था थी, जहां पर कुछ एक वर्ग ऐसा था जिसके पास बहुत अथाह धन था और दूसरी तरफ एक वर्ग ऐसा था जो बिल्कुल ही खाने के लिए तरस रहा था। पुरोहितवादी जो ये ब्राह्मण समाज है इस पर, और इन सभी से बना हुआ जो उच्च समाज था, इनका खुलकर उन्होंने विरोध किया था।
प्रश्न संख्या 15, शादी के समय सावित्री बाई की उम्र क्या थी? वो कितने साल की थी? 9 साल, 5 साल, 12 साल या 15 साल? तो सावित्री बाई की उम्र थी 9 साल की। प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित में से ज्योतिबा फुले जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? अब उन्होंने एक पुस्तक लिखी, वो कौन सी है? गुलामगिरी, सत्य से प्रयोग, मेरा जीवन या इनमें से कोई नहीं। तो ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है वो है गुलामगिरी। प्रश्न संख्या 17 है, ज्योतिबा फुले का जन्म का क्या नाम था? जब वो उनकी पैदाइश हुई तो उनके जन्म का क्या नाम था? गोपाल राव फुले, ज्योतिराव फुले, राघवेंद्र फुले या नारायण फुले? तो उनके जन्म का जो नाम था वो था गोपाल राव फुले। फिर है, ज्योतिबा फुले जी की धर्म पत्नी का क्या नाम था? माता सावित्री बाई, दुर्गाबाई, माता सरस्वती बाई या उपरोक्त में से कोई भी? माता सावित्री बाई फुले, वो उनकी पत्नी का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, ज्योतिबा फुले का जन्म किस वर्ष में हुआ था? अभी हम लोगों ने देखा सावित्री बाई का जन्म 3 जनवरी 1831 में हुआ, और फिर हम बात करें ज्योतिबा फुले के जन्म का, इनका जन्म कब हुआ? तो देखिए क्या है, 1827, 1831, 1837 या 1840 में। तो इनका जन्म हुआ था आपका 1827 में। प्रश्न संख्या 20 है, ज्योतिबा फुले के अनुसार एक आदर्श परिवार कैसा होना चाहिए? तो उन्होंने पाठ में एक आदर्श परिवार की जो परिकल्पना रखी है, अब उसमें माता पिता भाई बहन होते हैं, पुत्र पुत्री होते हैं, तो उन सभी को जो है अलग अलग धर्मों पे उन्होंने बताया। तो क्या था उन्होंने बताया? पुत्र सत्य धर्मी हो, माता ईसाई हो, पिता बौद्ध हो, और जबकि पुत्री का यहाँ उल्लेख नहीं है, लेकिन पुत्री जो है वो मुसलमान हो, ये चीज बताई गई थी। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो उपर्युक्त सभी ये बताया है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 21 है, ज्योतिबा फुले को भारत में किस समुदाय की शिक्षा में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? तो उन्होंने किस समुदाय की शिक्षा के लिए योगदान दिया था? ब्राह्मणों को, दलितों को, मुसलमानों को या ईसाइयों को? तो उन्होंने कौन से समुदाय के लिए बात करी थी, किसकी शिक्षा की बात करी थी? वो दलितों की। इसके अलावा उसको और अगर पूछा जाए तो वो स्त्रियों की शिक्षा के लिए भी, शिक्षा और समाज में समानता के लिए भी उन्होंने आंदोलन किया था। तो जैसे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया किस समुदाय की शिक्षा के लिए, तो वो सीधे सीधे है दलितों की शिक्षा के लिए कार्य किया था। प्रश्न संख्या 22 है, ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि से कब सम्मानित किया गया था? उन्हें महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया तो उन्होंने मना कर दिया था, उन्हें नहीं चाहिए था। ठीक है ना। क्या अब उसका उनका सबसे बड़ा कारण ये था कि जैसे हमको कोई एक उपाधि दे दी जाए तो हम अपने कार्य को कंप्लीट कर लेते हैं, होता है ना कि हमने हाँ बहुत कुछ अचीव कर लिया इसलिए मुझे ये पुरस्कार दे दो। लेकिन उन्हें ही ऐसा लग रहा था कि वो अगर मुझ में इस महात्मा की उपाधि को स्वीकार कर लूंगा तो मेरे काम कहीं ना कहीं रुक जाएंगे या कम हो जाएंगे। तो वो उस काम को उसी रफ्तार से करते रहना चाहते थे और किसी तरह की बाधा नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने उस महात्मा की उपाधि के लिए मना भी कर दिया था। ठीक है। तो यहां पर उन्होंने कौन से सन में उन्हें महात्मा की उपाधि मिली थी? सन 1882, सन 1883, सन 1885, सन 1888। तो उन्हें महात्मा की उपाधि मिली थी सन 1888 में। प्रश्न संख्या 23 है, ज्योतिबा फुले ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने और सभी के लिए शिक्षा की वकालत करने के लिए कौन सी पुस्तक लिखी थी? जाति प्रथा का उन्होंने विरोध किया था, आलोचना करी थी, और शिक्षा का जो है उन्होंने सपोर्ट किया था। उसके लिए उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? सार्वजनिक सत्य धर्म, गुलामगिरी, श्वेतकारचाया आसुद या बहिष्कृत भारत? तो उन्होंने जो लिखी थी वो थी ये आपकी गुलामगिरी। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 24, विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, इतने अनर्थ एक अविद्या ने किए। तो ये आपका क्या है? एक सूक्ति है। दी गई पंक्ति ज्योतिबा फुले ने किस ग्रंथ से ली गई है? उनके किस ग्रंथ से ये पंक्ति ली गई है? क्या है? विद्या बिना मति गई, यानी बिना विद्या के बुद्धि गई, मति बिना नीति गई। अगर बुद्धि नहीं है तो तौर तरीके हमके कायदे हमें नहीं पता होंगे। इतने अनर्थ एक अविद्या के, मतलब इतना ज्यादा बुरा कर सकते हैं, हो सकता है अगर आप अनपढ़ रहते
हो। तो ये पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है? सार्वजनिक सत्य धर्म गुलामगिरी सेत कांचाया असूण या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो किससे ली गई है? ये है आपकी सेत कांचाया असूण से ये पंक्ति ली गई है। प्रश्न संख्या 25 है, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किस वर्ष की थी? सत्यशोधक समाज, उन्होंने एक धर्म चलाया था, तो इसकी स्थापना उन्होंने कब करी? 1848, 1851, 1873 या 1882 को? तो उन्होंने इसकी स्थापना की थी सन 1873 को, यानी कि 1873 में की थी। प्रश्न संख्या 26 है, भारत की पहली महिला शिक्षक निम्नलिखित में से कौन थी? भारत की पहली महिला शिक्षक कौन थी? दुर्गाबाई, पंडिता रमाबाई, माता सावित्रीबाई फुले, उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। तो इसमें सबसे पहली जो शिक्षिका बनी, महिला शिक्षिका बनी, वो थी माता सावित्रीबाई फुले, क्योंकि उससे पहले तक स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। और जब ज्योतिबा फुले ने समर्थन किया कि स्त्रियों को पढ़ना चाहिए, तो उन्होंने सबसे पहले ये चीज अपने घर से लागू करी, अर्थात अपनी पत्नी को अंग्रेजी और मराठी भाषा का शिक्षा दी और उनको सिखाया। उसके बाद जब इन्होंने आगे इस काम किया, तो अब यह कि भाई अगर महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करानी है तो उसके लिए उन्हें कोई ना कोई विद्यालय, बालिका विद्यालय खोलना पड़ेगा। तो जब उन्होंने बालिका विद्यालय खोला तो उसमें भी शिक्षिका महिला ही होनी चाहिए। तो जो सावित्रीबाई फुले हैं वो एज अ टीचर, फीमेल टीचर के रूप में वहां पर कार्यरत हुई। प्रश्न संख्या 27 है, ज्योतिबा फुले के पिता का व्यवसाय क्या था? वो क्या कार्य करते थे? किसान थे, पुजारी थे, सैनिक थे या चिकित्सक थे? तो ज्योतिबा फुले के पिताजी एक पुजारी थे। प्रश्न संख्या 28 है, ज्योतिबा फुले ने स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने के लिए किस विधि की रचना की? अब यहाँ पर क्या है? स्त्री समानता, स्त्री को समाज में समानता देने के लिए उन्होंने किस विधि को स्थापित किया था? क्या है? नई विवाह विधि यानी कि मंगलाष्टक, जीवन के नए नियम, नए सामाजिक नियम या पूजा की नई विधि। तो उन्होंने जिस चीज को स्थापित किया वो था विवाह के नए नियम, ये नई विधि थी जिसको मंगलाष्टक कहा गया। अब इसमें क्या था? उन्होंने सबसे पहले तो इस पूरी विधि में से ब्राह्मण को निकाल के अलग कर दिया। शादी ब्राह्मण द्वारा संपन्न होती, उन्होंने उसको निकाल दिया। फिर जो वो वचन पढ़े जाते हैं 7 वचन, उन वचनों में भी काफी फेरबदल किया, जहां पर स्त्री को समानता, क्योंकि अभी तक जो मंगलाष्टक पढ़े जाते थे उस विवाह में हर चीज, सर्वोच्च चीज जो दी जाती थी वो पुरुष को दी जाती थी। लेकिन इन मंगलाष्टकों में उन्होंने स्त्री को समानता दिलाने की बात करी कि मतलब जितने अधिकार पुरुष को मिल रहे हैं उतने ही अधिकार स्त्रियों को मिल रहे हैं। उनकी खुशी, आना जाना, सारी जितने भी हम लोग शादी के समय जो वचन पढ़ते हैं वो समानता के साथ में दिए गए थे। प्रश्न संख्या 29 है, ज्योतिबा फुले ने पहला गर्ल्स स्कूल किस शहर में शुरू किया था? अब उन्होंने, हमने जैसे बताया कि भाई अगर शिक्षा, स्त्री शिक्षा का उन्होंने समर्थन किया, तो उस समर्थन के लिए, स्त्रियों को पढ़ाने के लिए, लड़कियों को पढ़ाने के लिए भाई एक स्कूल खोलना पड़ेगा। तो अब लड़कियों को पढ़ाने के लिए अलग से स्कूल खोला गया, गर्ल्स कॉलेज खोला गया। अब ये जो गर्ल्स स्कूल या कॉलेज जो खोला गया वो सबसे पहले किस शहर में खोला गया था? मुंबई, पुणे, नागपुर या सतारा? तो ये खोला गया था आपका पुणे में। ज्योतिबा फुले की सबसे बड़ी विशेषता निम्नलिखित में से क्या थी? उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी यानी कि विशेषता, वह जो कहते थे अपने आचरण और व्यवहार में उतार कर दिखाते थे। अब जैसे उन्होंने इतना समाज सुधारक का काम किया, जो कुछ भी किया, तो ये ऐसा नहीं था कि सिर्फ ये उनके सिद्धांत थे और वो उसी में कहना चाहते थे। ये सारी चीजें उन्होंने एक्चुअल अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट भी करी। ठीक है, जैसे अब कैसे इंप्लीमेंट करी? जैसे उन्होंने स्त्री शिक्षा का अगर उन्होंने समर्थन किया तो उन्होंने सबसे पहले अपनी वाइफ को पढ़ाया कि हाँ मैं भी अपने घर की स्त्री को पढ़ा रहा हूं, आप लोग भी अपने घर की स्त्रियों को पढ़ाइए। फिर उन्होंने दलितों को समाज में समान स्थान देने की बात करी, उनकी शिक्षा की बात करी, तो उन्होंने अपने ही घर में उन दलित लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। अपने घर के पानी के जो स्रोत थे वो दलितों
खोल दिए, क्योंकि उस समय दलितों को पानी का पात्र भी छूने नहीं दिया, यानी पानी का जो बर्तन होता था वो छूने नहीं दिया जाता था। उनके कुएं अलग होते थे, बाकी पूरे गांव वालों के कुएं अलग होते थे। तो इन्होंने कहा कि नहीं, आप लोग जो है सभी दलितों को कहा कि नहीं, आप मेरे घर में आकर आप मेरे घर के पानी से पानी लेकर जा सकते हो। तो ये चीज उन्होंने, सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने सिद्धांत ऐसा, वो अगर समाज सुधार कर रहे थे तो घर के लिए अलग नियम थे और बाहरों के लिए अलग नहीं, वो चीज सारी चीजें वो खुद अपनी लाइफ में पहले इंप्लीमेंट करते थे, लोगों को उसका उदाहरण देते थे और आपसे उनसे कहते थे कि आप भी अपने जो है अपने जीवन में उतारिए। नेक्स्ट है, वह एक दार्शनिक थे, वे महात्मा थे या इनमें से कोई नहीं। तो जैसे मैंने एक्सप्लेन किया इसके हिसाब से तो आपका पहला वाला ऑप्शन एकदम सही जाता है, यानी कि वह जो कहते थे अपने आचरण और व्यवहार में उतार कर दिखाते थे। प्रश्न संख्या 31 है, कौन सा समाज सुधारक ज्योतिबा फुले का समकालीन था और उसने महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए भी काम किया। मतलब जब ज्योतिबा फुले जहां पर दलितों की समानता, स्त्री की शिक्षा और समाज में समानता के लिए आंदोलन चला रहे थे, काम कर रहे थे, उसी समय एक समाज सुधारक ऐसा ही सेम काम कर रहा था उसी समय। वो कौन था? राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या सावित्रीबाई फुले? तो जाहिर सी बात है उनकी वाइफ सावित्रीबाई फुले उनकी समकालीन समाज सुधारक थी। प्रश्न संख्या 32 है, स्त्री शिक्षा के समर्थक ज्योतिबा फुले ने सर्वप्रथम किसे शिक्षित किया? तो जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले उन्होंने अपनी पत्नी को शिक्षित किया, अपने व्यवहार में उस चीज को लाए कि हाँ, मैं अपने घर की स्त्री को पहले पढ़ा रहा हूं, अपनी बहन को, अपनी पत्नी को, अपनी माँ को या अपनी बुआ को। तो सबसे पहले उन्होंने किसको शिक्षित किया? अपनी पत्नी को। प्रश्न संख्या 33 है, ज्योतिबा फुले को 1990 में भारत सरकार ने किस पुरस्कार से सम्मानित किया? अच्छा, अब किस सम्मान से उनको जो है नवाजा किया था? ध्यान रखिए 1990 में दिया गया था। ज्योतिबा फुले की मृत्यु 1890 में हो चुकी थी। उनका जन्म 1827 का था, उनकी मृत्यु 1890 में हुई थी। और उन्हें ये सरकार, भारत सरकार, क्योंकि 1890 यानी कि उस समय भारत सरकार का मतलब था अंग्रेजी सरकार, तो अंग्रेजी सरकार ने उन्हें कोई भी उपाधि नहीं दी थी। ये आज़ादी के बाद 1890 में उनको ये जो है पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन सा पुरस्कार था? भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री या रेमन गेम्से पुरस्कार? तो सही ऑप्शन क्या है? वो है रेमन गेम्से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रश्न संख्या 34 है, ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई को किस किस भाषाओं में शिक्षित किया था? कौन कौन सी? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, अंग्रेजी और मराठी, ये दो भाषाओं में उन्होंने शिक्षित किया था। अंग्रेजी एवं मराठी, अंग्रेजी एवं हिंदी, मराठी एवं हिंदी या हिंदी में। तो उन्होंने किया था कौन सा? अंग्रेजी और मराठी में। प्रश्न संख्या 35 है, सुधा अरोड़ा का जन्म कब हुआ? अब हम जहां सुधा अरोड़ा की बात करें, आप सभी को बता दिया था मैंने कि ज्योतिबा फुले जो पाठ है ये एक जीवनी है जिसे हमारे सामने प्रस्तुत किया है सुधा अरोड़ा जी ने। और सुधा अरोड़ा कौन हुई? हमारी इस पाठ की लेखिका। तो जब भी कोई पाठ आप तैयार करोगे, उसके पाठ के लेखक जो भी हैं, उनका जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, उनका सम्मान, सभी कुछ हमें बताना पड़ता है। तो यहाँ पर अब हम सुधा अरोड़ा के बारे में पढ़ रहे हैं। सुधा अरोड़ा जी का जन्म कब हुआ? सन 1941, सन 1945, सन 1947 या सन 1948? तो सुधा अरोड़ा जी का जन्म हुआ है सन 1948, यानी कि आजादी के जस्ट एक साल बाद। हाँ, प्रश्न संख्या 36, पुणे में निम्न वर्ग की बालिकाओं के लिए सबसे पहले पाठशाला कब खोला गया? तो आपको सभी को पता है कि पहला गर्ल्स विद्यालय जो खोला वो ज्योतिबा फुले ने खोला, पुणे में खोला, लेकिन कब खोला? 10 जनवरी 1848, 4 जनवरी 1848, 5 जनवरी 1848, 14 जनवरी 1848। तो सही जो दिन था जिस दिन खोला गया वो था 14 जनवरी 1848 को ये पुणे में गर्ल्स कॉलेज खोला गया था। प्रश्न संख्या 37 है, सुधा अरोड़ा का जन्म कहाँ हुआ? कहाँ पर हुआ था? जालंधर पंजाब, बहराइच उत्तर प्रदेश, आरा बिहार या लाहौर पाकिस्तान? तो उनका जन्म हुआ था लाहौर पाकिस्तान में। अब ये ध्यान रखिए कि 1948 तक लाहौर पाकिस्तान का निर्माण हो चुका था, तो ये उस समय भारत में नहीं पाकिस्तान में जन्मी थी।
प्रश्न संख्या 38 है, ज्योतिबा फुले का विवाह माता सावित्री बाई से कब हुआ था? अब उनका विवाह कब हुआ, ठीक है। अब इसमें जो सन है वो आपको बहुत कायदे से याद रखने हैं। जैसे सावित्री बाई फुले का जन्म हुआ 1831 में, ज्योतिबा फुले का जन्म हुआ 1827 में, उन्हें उपाधि मिली थी महात्मा की 1888 में, उन्होंने गर्ल्स कॉलेज जो खोला वो खोला 1848 में, और यहाँ पर अब पूछा गया है इनकी विवाह का तारीख 1830 में, 1835 में, 1840 में या 1842 में। तो इनका विवाह हुआ है 1840 में। प्रश्न संख्या 39 है, सुधा अरोड़ा ने कब से कब तक विश्वविद्यालय के 2 कॉलेजों में अध्यापन कार्य किया था? अब जब उनका हम जीवन परिचय पढ़ रहे हैं तो उसमें ये सारी चीजें आएंगी। उन्होंने विश्वविद्यालय के 2 कॉलेजों में जो है वो अध्यापन कार्य किया था। वो कब से कब तक किया वो आपको बताना है। सन 1880 से लेकर सन 1980 से लेकर 1985 तक, सन 1969 से लेकर 1971 तक, सन 1982 से लेकर सन 1987 तक, सन 1990 से लेकर सन 1995 तक। तो उन्होंने, सुधा अरोड़ा ने जो 2 कॉलेजों में अध्यापन कार्य किया, कब से कब तक किया? वो सन 1969 से लेकर सन 1971 तक के बीच में किया था। प्रश्न संख्या 40 है, सावित्री बाई जब पढ़ाने के लिए घर से पाठशाला तक जाती थी तो रास्ते में खड़े लोग क्या करते थे? अब चूंकि वो एक स्त्री, ऊपर से वो पढ़ी लिखी, और तीसरा काम वो स्त्रियों को ही पढ़ाने जा रही थी, जो सारी चीजें समाज में किसी को स्वीकार्य थी ही नहीं। कि एक स्त्री घर से बाहर निकले ये स्वीकार नहीं, पढ़े लिखे ये स्वीकार नहीं, और पढ़ लिखने के बाद और स्त्रियों को जो है वो पढ़ाई की तरफ ढकेले और उनको पढ़ाए, तो जाहिर सी बात है वो रास्ता उनके लिए बड़ा मुश्किल होता होगा। क्या करते थे वो लोग? गालियां देते थे, उन पर थूकते थे, गोबर फेंकते थे एवं उन पर पत्थर उछालते थे। उपरोक्त सभी करते थे। तो माता सावित्री बाई को इन सभी चीजों का सामना करना पड़ता था। लोग उन पर थूकते थे, गालियां देते थे, गोबर फेंकते थे, पत्थर फेंकते थे, नहीं इतना जलील किया जाता था। लेकिन माता सावित्री बाई फुले ने अपने कार्य को पूरी शिद्दत के साथ आगे तक किया, बीच में उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ा था। प्रश्न संख्या 41 है, निम्न में से सुधा अरोड़ा द्वारा लिखित कहानियों के संग्रह कौन से हैं? अब उनकी जो रचनाएं हैं, उन्होंने कहानी संग्रह भी लिखे हैं, ठीक है। तो कौन कौन से उनके कहानी संग्रह हैं? देखिए, बगैर तराशे हुए, युद्ध विराम, दूसरा है महानगर की भौतिकी और काला शुक्रवार, तीसरा है कांसे का गिलास, औरत की कहानी, उपरोक्त सभी। तो ये सभी इनके जो है कहानी संग्रह हैं, तो हम क्या लगाएंगे? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 42, ज्योतिबा फुले के धर्म भीरु पिता ने अपने पुत्र एवं बहू को घर से क्यों निकाल दिया? अब इनको धर्म भीरु क्यों कहा? क्योंकि वो अपने धर्म को लेकर बहुत ही ज्यादा जो लगाव रखते थे, उनके धर्म के या उनकी उसके पूजा के खिलाफ कोई कुछ करे ये बिल्कुल नहीं। तो उस समय ब्राह्मणों की ब्राह्मण थे भाई ये लोग, तो ब्राह्मण जो है कोई ऐसा काम करे जो पूरी ब्राह्मण कमेटी के विरोध में हो तो वो बिल्कुल स्वीकार नहीं था। और यहाँ पे सावित्री बाई फुले और ज्योतिबा फुले तो पूरी तरीके से ब्राह्मण कम्युनिटी के खिलाफ थे, वो दलितों का साथ दे रहे थे, स्त्रियों को बढ़ा रहे थे, तो इसलिए ब्राह्मण कम्युनिटी पूरी तरीके से उनसे नाराज थी। तो यहाँ पर क्या था? ज्योतिबा फुले के धर्मभीरु पिता ने अपने पुत्र और बहू को घर से क्यों निकाला? क्या कारण था? पुरोहितों के दबाव में आकर, रिश्तेदारों के दबाव में आकर, पुरोहितों एवं रिश्तेदारों के दबाव में आकर उनके पिता उन्हें पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने उन्हें घर से निकाल दिया था। तो इसका सबसे बड़ा कारण था वो था पुरोहित और रिश्तेदारों के दबाव में आकर, अर्थात समाज के जो ठेकेदार पुरोहित, उस समय ब्राह्मण जो पुरोहित बने हुए थे, उन्होंने बहुत दबाव डाला कि भाई तुम्हारा बेटा और तुम्हारे बहू ऐसे काम कर रहे हैं, ये हमारे समाज के लिए बिल्कुल सही नहीं है। रिश्तेदार भी इसके खिलाफ हो गए थे। तो इन सभी के दबाव में आकर पिताजी ने उन दोनों को घर से निकाल दिया था। प्रश्न संख्या 43 है, सुधा अरोड़ा द्वारा लिखित भारतीय महिला कलाकारों की आत्मकथा के संकलन के क्या नाम है? उन्होंने महिला जो कलाकार नहीं भारतीय उनके बारे में एक पुस्तक लिखी, वो क्या नाम है उसका? दहलीज को लांघते हुए,
पंखों की उड़ान, उपरोक्त दोनों, ऐसा कोई भी संकलन मौजूद नहीं है। तो सही क्या है, ये उपरोक्त दोनों ही संकलन आत्मकथा के संकलन है, जिसमें है दहलीज को लांघते हुए और पंखों की उड़ान, यानी कि हम यहां लगाएंगे उपरोक्त दोनों पर। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 44। ज्योतिबा फुले ने कौन सा समाज की स्थापना की थी, किस तरह के समाज की स्थापना की थी, अभी इस पे हम एक क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। दलित समाज, सत्यशोधक समाज, महिला उत्थान समाज या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही क्या था, सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 45 है। सुधा अरोड़ा द्वारा लिखा गया कौन सा स्तंभ बहुचर्चित रहा। वो एक अखबार में जो है वो एक स्तंभ लिखा करती थी जो बहुत ज्यादा प्रचलित रहा। हो सकता है आपने उसका नाम भी सुना हो। तो क्या नाम है, जनसत्ता, वामा, औरत की कहानी या सारिका। तो वो जनसत्ता मैगजीन में जनसत्ता जो अखबार आता था उसमें वामा नाम से एक स्तंभ लिखा करती थी जो बहुचर्चित रहा। तो मैंने आपको यहां बता दिया उस स्तंभ का नाम वामा था और ये स्तंभ किस पेपर में आता था, जनसत्ता में। तो सही ऑप्शन है, उस स्तंभ का नाम वामा था। प्रश्न संख्या 46 है। लाट साहब के कहने पर इस तरह रास्ते में घूमते हुए खाना अच्छी बात नहीं है, तो सावित्री बाई ने क्या किया। अब एक्चुअल क्या था, जब सावित्री बाई छोटी थी तो एक बार चलते चलते वो खा रही थी, तो उस समय अंग्रेज थे भारत में, तो उन्होंने देखा लाट साहब ने, अरे बच्चा का चलते चलते खा रहा, तो उन्होंने बोला कि इस तरीके से चलते चलते खाना अच्छी बात नहीं है। जब उन्होंने इस तरीके से टोका तो सावित्री बाई ने क्या किया, उन्होंने वह जो खा रही थी उसने फेंक दिया। वह रोने लग गई, उन्हें बहुत बुरा लगा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो वो खा रही थी वो तुरंत का तुरंत उन्होंने फेंक दिया। और इस बात से जो लाट साहब थे वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने एक किताब सावित्री बाई को दी। वो जानते थे कि वो पढ़ नहीं सकती, तो उन्होंने बोला कि इसकी पिक्चर्स जो फोटो बनी है इनको देखना, तुम्हें अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से, और वो लेकर जब घर गई थी तो घर में पिताजी बहुत गुस्सा हुए थे और वो पुस्तक उठाकर उन्होंने कूड़े में फेंक दी थी, लेकिन सावित्री बाई ने उसे संभाल कर रखा उस पुस्तक को। और जब वो पढ़ गई, शादी के बाद जब उन्होंने पढ़ लिया तो सबसे पहले उन्होंने उसी पुस्तक को पढ़ा था। प्रश्न संख्या 47 है। सुधा अरोड़ा को किसके द्वारा विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किसने उन्हें विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया। आंध्र प्रदेश हिंदी संस्थान ने, मध्य प्रदेश हिंदी संस्थान ने, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने या राजस्थान हिंदी संस्थान ने। तो किसने किया था, वो था उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने उन्हें विशेष सम्मान से सम्मानित किया था। प्रश्न संख्या 48 है। ज्योतिबा फुले एवं उनकी पत्नी सावित्री बाई ने एक प्रण होकर अपने मिशन को पूरा करने के लिए कितने वर्षों तक कार्य किया। अब भाई उन लोगों ने शादी हुई, शादी के बाद उन्होंने देखा कि समाज में इतनी विसंगतियां हैं, तो उन विसंगतियों को सुधार के लिए उन्होंने कदम बढ़ाया और मिलकर इस पूरे मिशन को बनाया किया। बहुत सारे उनको परेशानियां हुई, किसी भी परेशानी से वो विचलित नहीं हुए और मिलकर अपना काम करते रहे। तो ये मिलजुल कर जो उन्होंने काम किया, ये कितने वर्ष उन्होंने मिलजुल कर काम किया, 50 वर्ष तक, 60 वर्षों तक, 25 वर्ष तक और 30 वर्ष तक। तो ये कार्य उन्होंने किया था 50 वर्षों तक, एक साथ 50 वर्षों तक काम किया। तो ध्यान एक चीज रखिएगा, जो ज्योतिबा फुले हैं उनकी मृत्यु जो है 1890 में हो गई थी और सावित्री बाई फुले की मृत्यु हुई 1897 में। तो जब तक जीवित रहे ज्योतिबा फुले, दोनों लोग मिलकर काम करते रहे थे इस बारे में। प्रश्न संख्या 49 है। गुलामगिरी से क्या तात्पर्य है। अब उन्होंने पुस्तक लिखी गुलामगिरी, एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है, अगर हम शाब्दिक अर्थ निकालें तो इसका क्या अर्थ होगा। लोगों से गुलामी कराना, लोगों के साथ दासों जैसा व्यवहार करना, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये दोनों ही अर्थ होंगे, लोगों से गुलामी कराना या लोगों के साथ दासों जैसा व्यवहार करना। देखिए ये उपरोक्त, इसमें देखिए गुलामगिरी का तात्पर्य ये होता है कि हम किसी व्यक्ति को अपने अंडर काम, जैसे आजकल हम लोग के यहाँ भी बहुत सारे लोग जो है हेल्पिंग हैंड आते हैं, हम लोग के यहाँ बाइयाँ आती हैं, मेड्स जो आती हैं, लेकिन ये गुलाम नहीं है, ठीक है। लेकिन गुलाम का तात्पर्य क्या होता है, गुलाम का तात्पर्य ये होता है कि हम उनके साथ जैसा चाहें वैसा व्यवहार करें और वो उफ तक ना करें,
उनको इवन जो है काम के बदले या चीज़ों के बदले कुछ मेहनताना भी नहीं दिया जाता था। तो एक तरीके से उनको पूरी बांध लिया जाता था कि जो हम चाहेंगे वो तुम्हें काम करना है, हमारा मन होगा तो हम तुम्हें कुछ देंगे, नहीं मन होगा तो नहीं देंगे। और जो लोगों को गुलाम बनाया जाता था, अगर उनसे कोई काम कहा जाए तो वो काम के लिए मना नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस समय गुलाम बनाने का काम कितना था, ये समाज के उच्च वर्गों का था, जिसमें पूंजीपति और ब्राह्मण समाज ये लोग आते थे। तो अगर ये लोग अगर किसी काम के लिए बोलने, अब ये खासतौर गुलाम किसको बनाते थे, दलितों को बनाते थे, अगर उन्होंने बोल दिया कि भाई तुम्हें ये काम करना है, तो वो लोग मना नहीं कर सकते थे और ना ये पूछ सकते थे कि हम ये काम करेंगे तो आप हमें कितना पैसा देंगे, कुछ नहीं। उनको बोला काम करना है तो वो उनको करना ही करना है, उसके एवज में उन्हें कुछ मिले या ना मिले काम तो करना है। तो ऐसे व्यक्ति क्या बोला जाता है, गुलाम बोला जाता है। तो लोगों से गुलामी कराना या लोगों के साथ दासों जैसा व्यवहार करना, गुलामगिरी का ये दोनों ही शाब्दिक अर्थ होता है। प्रश्न संख्या 50 है, दंपति ने, अब यहां दंपति कौन आए, फुले दंपति। दंपति ने समाज को आगे बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन से कार्य किए। अब बताना है कि जब समाज को सुधारा, उन्होंने समाज को आगे बढ़ाया, तो उसको लिए उन्होंने बहुत सारे कार्यों को किया। वो कार्य क्या क्या हैं बताने हैं। अब इनमें से हमको पढ़ना है और जो सही है उसे ऑप्शन में लगाना है। किसानों और अछूतों की झुग्गी झोपड़ी में जाकर लड़कियों को पाठशाला भेजने का आग्रह करना, ठीक है, ये काम उन्होंने किया था। नेक्स्ट है अपने घर के पानी का हौद सभी जातियों के लिए खोल देना, ये भी किया था उन्होंने। नेक्स्ट है सामाजिक कुरीतियों एवं अंधविश्वासों के प्रति लोगों को जागरूक करना, ये भी किया था। तो अब यहां पर हम चौथे पे निशान लगाएंगे, अर्थात उपर्युक्त सभी उन्होंने ये कार्य किए थे। तो ये सारे कार्य जो है वो फुले दंपति द्वारा समाज को सुधारने के लिए किए गए थे। तो यहाँ पर ये पूरा हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। आई थिंक आपने अच्छे से समझ लिया, अच्छे से कर लिया। काफी कुछ था क्योंकि इसमें बहुत सारे जो हैं वो तथ्य निकल कर आ रहे हैं, डेट्स बहुत हैं, बहुत सारे नाम हैं जिनमें आपको सुधा अरोड़ा जी का भी याद रखना है, ज्योतिबाई फुले का भी याद रखना है। तो बहुत ध्यान से इन सभी को देखिएगा और पढ़िएगा। तो बहुत ही आसान चैप्टर है, कोई मुश्किल नहीं है, ऐसी कोई चीज़ें नहीं। हाँ, कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है, पढ़ना है, उन्हें रखते हुए चलिएगा। तो इस चैप्टर के सभी पैटर्न्स कंप्लीट किए। ये सारे ही जो पैटर्न हैं आपको हमारे चैनल पर एकदम 100% फ्री मिल रहे हैं, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की 100% फ्री एजुकेशन देता है। ये सभी फ्री वीडियोस आपको यूट्यूब पे, हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पे और हमारे ऐप पर 100% फ्री मिलते हैं। तो अच्छे से पढ़िए, बढ़िया बढ़िया से पढ़िए, सारे पैटर्न्स को रेडी करिए, एग्जाम्स के लिए रेडी करिए और इसी तरीके से पढ़ते रहिए। तो अभी गद्य खंड के और अध्याय बाकी है, तो लेकर आती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अपना नया चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।